हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे एटम्स के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको प्लेलिस्ट की पुरानी वीडियोज़ भी देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, जिसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को हम उसमें फेंकते हैं, न्यूक्लियस की तरफ थ्रू करते हैं, तो उसमें से कुछ ही ऐसे पार्टिकल होते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा पे रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब उनके ड्रॉबैक्स की तरफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स है कि वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स इन अ सर्कल इज बीइंग कॉन्स्टेंटली एक्सीलरेटेड, द एक्सीलरेशन बीइंग सेंट्रीपिटल इन नेचर। यानी कि कह देंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेट करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा एक्सीलरेशन लगता है वो हमारा क्या होता है, सेंट्रीपिटल मोशन लगता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड एक्सीलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या कहते हैं, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडिएशन को एमिट करता है। ठीक है, द एनर्जी ऑफ एन एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन शुड देयरफॉर कंटिन्यूअसली डिक्रीज। तो जो एनर्जी है वो कम से कम हर बार में जितनी बार भी उसको बढ़ा रहे हैं, हम एक्सीलरेट कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी घटती जानी चाहिए। द इलेक्ट्रॉन वुड स्पाइरल इनवर्ड एंड इवेंचुअली फॉल इन द न्यूक्लियस। तो क्या कहते हैं, इन्होंने थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहना चाहिए और बाद में अंदर को गिर जाना चाहिए। ठीक है, 10 सच एन एटम कैन नॉट बी स्टेबल। तो उसकी वजह से वो एटम जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता है, तो इन लोगों ने ऐसा बताया था। तो ये एक ड्रॉबैक है इनका। ठीक है, अगला है फर्दर अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एमिटेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, एज द इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ड, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अंदर को घुसता है, जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, सो विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड, यानी कि लाइट के एमिट होने के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। दस दे वुड एमिट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द स्पेक्ट्रम एक्चुअली ऑब्जर्व। तो उन्हें क्या करना चाहिए, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को एमिट करते हैं वो। ठीक है, अब आता है आपका बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15, 16, 19 और 2020 में भी ये आपका आया हुआ है। ठीक है, द बोर कंबाइंड क्लासिकली अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट्स एंड गेव दिस हिज थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ 3 पोस्टुलेट। उन्होंने 3 पोस्टुलेट दिए। तो पहला पोस्टुलेट है, Bohr's first postulate was that an electron in an atom could revolve in certain stable orbit without the emission of latent energy, contrary to the predictions of electromagnetic theory। यानी कि जो बोर का पहला पोस्टुलेट ये है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सर्टेन ऑर्बिट में क्या करते हैं, स्टेबल ऑर्बिट में घूमते हैं बिना किसी एमिशन के। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट ईच एटम है सर्टेन डेफिनेट स्टेबल स्टेट, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो एटम है उनकी कुछ स्टेबल स्टेट होती है इन विच इट कैन एक्सिस्ट, जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं। एंड ईच पॉसिबल स्टेट हैज डेफिनेट टोटल एनर्जी, और हर पॉसिबल स्टेट की अपनी डेफिनेट एनर्जी होती है। इसे हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट ऑफ द एटम कहते हैं। ठीक, और सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, दिस पोस्टुलेट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, और ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमता है जिसमें उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है वो h/2π के मल्टीपल में होता है। ठीक है, यानी कि 1h/2π, 2h/2π, 3h/2π, इस टाइप से। ठीक, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, जहाँ पर h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और पाई आप जानते हैं जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। तो दस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, जिसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होता है क्वांटाइज हो जाता है, और यहाँ पर से L मिलता है हमें NH/2π। उसके बाद बोर्ड ने थर्ड पोस्टुलेट में ये बताया कि एन इलेक्ट्रॉन माइट टेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिंग ऑर्बिट टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी, यानी कि अपने एक एनर्जी स्टेट से वो दूसरे लोअर एनर्जी वाले स्टेट में जा सकता है। व्हेन इन डज सो फोटोन इज एमिटेड, यानी कि जब वो ऐसा करता है, हाई स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, तो एक फोटोन एमिट होता है जिसकी एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल, और जो उसकी एनर्जी होती है वो इक्वल होती है जो फाइनल और इनिशियल स्टेट के बीच की एनर्जी के बीच में डिफरेंस होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन वो इस तरीके से दे सकते हो आप, जैसे देखो, और ये एच ही हो गया, ये ई इक्वल टू एच नहीं होता आपको पता है, और ये इनिशियल स्टेट की एनर्जी और फाइनल स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस। ठीक, यहाँ पर ई आई और ई एफ क्या है, एनर्जी ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, और ई आई जो होता है हमेशा ई एफ से बड़ा होता है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर वाला पॉइंट। ठीक, फिर देखो एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय एल इक्वल टू एम वी आर। तो L इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू NH/2π, जहाँ पर N की वैल्यू क्या होगी 1 2 3, तो V नॉट इक्वल टू आपका E/4πε एम आर एन इसकी वैल्यू हो सकती है।
अब जो अब दो इक्वेशन आई थी उससे हमको ये मिला Vn और Rn की वैल्यू मिल गई। फॉर n इक्वल टू 1 रेडियस इज कॉल्ड बोर्स रेडियस, यानी कि जब n 1 होगा तो हम उस रेडियस को कहेंगे बोर्स रेडियस, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे a0 से, और उसकी वैल्यू आएगी इतनी, a0 इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे, जहाँ पर इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो होगी 5.29 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11। ठीक है, एच एम एप्सिलॉन और ई की वैल्यू रख दोगे। एच की वैल्यू पता है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.8 कुछ होती है, और पाई होगी 3.14। तो सबकी वैल्यू कैलकुलेट करके जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो आता है इतना। ठीक, फ्रॉम द अब डिस्कशन, इससे हमें पता चलता है, जो ये डिस्कशन है इससे पता चला है कि आर एन जो है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर की जो वैल्यू है वो है 0.2529 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। ठीक, और ऑल्सो सब्स्टिट्यूटिंग द एक्सप्रेशन फॉर एन इन द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड फॉर टोटल एनर्जी, यहाँ से जो टोटल एनर्जी निकाली थी हमने, एन की वैल्यू वहाँ रख दी, तो ई एन इक्वल टू -me4 अपॉन इतना आ जाएगा। ठीक, तो इसको आपको याद कर लेना है, ये वाला फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला मेनली आपको याद करना है। अब उसके बाद हमने जो दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारा ई एन इक्वल टू आया -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 बाई एन स्क्वायर जूल, और जब हमने इसकी जूल को ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दिया, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल दिया, तो हमारा वैल्यू आया -13.6 बाई एन स्क्वायर। ठीक, अब इंपॉर्टेंट नोट है, फॉर द डेरिवेशन ऑफ द अबव इक्वेशन वी हैव अज्यूम्ड दैट द शेप ऑफ द ऑर्बिट इज सर्कुलर, बट द सेम इक्वेशन आल्सो होल्ड ट्रू फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। हमने क्या कहा कि जो हमने ऊपर जो डेरिवेशन निकाला है, जो ये वैल्यू निकाली है, याली और याली वैल्यू निकाली, ये हमने तब निकाली जब हमने क्या किया, शेप ऑफ ऑर्बिट माना सर्कुलर। ठीक है, लेकिन शेप ऑफ जो ऑर्बिट्स का शेप होता है वो आपको पता है कि एलिप्टिकल होता है, तो ये कह रहे हैं कि जो सेम इक्वेशन आ रही है वही इक्वेशन होंगी एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के लिए भी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग, इसमें से कौन सा सही नहीं है। पहला है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब फोर्स, most part of the mass of the atom and its positive charge are concentrated at the center, the stability of the atom was established by this model। ठीक है, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो वो स्टेटमेंट सही नहीं है फोर्थ वाला। ठीक है, रदरफोर्ड ने जब बहुत सारी गोल्ड जो रेज है उनको गोल्ड फॉइल में फेंका था, तो उसमें तो बहुत तो अनडिफ्लेक्टेड हो गई थी, तो रदरफोर्ड ने सीधे कह रहा था कि जब वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि जो एटम के अंदर का सारा स्पेस है वो खाली है। ठीक है, तो पहला तो उसने ये कहा था, फिर कहा था कि उसने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब फोर्स। अब उसने ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर कूलम्ब फोर्स के अंदर घूमती है। अब उसने कहा था कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो घूमते हैं अपने न्यूक्लियस के चारों ओर। फिर उसके बाद उसने बताया था कि जो मास ऑफ एटम है और पॉजिटिव चार्ज है वो सब सेंटर पे न्यूक्लियस पे कंबाइंड होता है, ये तो बताया था। चौथा उसने नहीं बताया था, तो जो हमारा आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।